हेलो स्टूडेंट, वेलकम। दिस इज द पार्ट ओके 3। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे ये जस्टिस क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस। जस्टिस मतलब हमें न्याय मिलना, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वे से। हम एज ए इंडियन हमारा राइट है, ठीक है, साथ फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्लियर। देन लिबर्टी, आज़ादी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हमें पूरी आज़ादी है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम है अपने एक्सप्रेस करने की, असेंबल करने की, पीसफुली विदाउट आर्म, ठीक है, also move freely and reside in any part of the country and practice the profession of one own choice, ठीक है। अपने अपनी जो प्रोफेशन आप लेना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपको पूरा राइट है अपने थॉट्स, अपने विचार किसी के आगे रखने का, आपको हक है, लिबर्टी है आपको। इक्वालिटी, आपको समानता का अधिकार है, दिस इज आल्सो फंडामेंटल राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ, ठीक है। अगर हम कहें कि सभी लोग बराबर हैं eye of law, no one can be discriminated on the ground of color, caste, gender, creed. This valid the matter and employment as well as education. However, special provision have been made for the reservation for seat। तो हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझाऊंगी कि इक्वालिटी है हमारे पास टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अपॉर्चुनिटी है, आपको सबको पूरी पूरी छूट है, समानता है, कोई कास्ट, कलर, रिलीजन के आधार पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आप बराबर हो, आपको समानता का अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ फर्टिनिटी। व्हाट इज फर्टिनिटी? फर्टिनिटी क्या है? assure the dignity of individual and unity and integrity of the nation। मतलब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो नेशन है उसको इकट्ठा रखना है, ठीक है, यूनाइट करके रखना है। हम एक हैं, एकता, एकता हमें अपनी बना के रखनी है, इंटीग्रिटी हमें बना के रखनी है, यूनिटी हमें बना के रखनी है, ठीक है। दिस इज द आल्सो राइट। ओके, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो मैं अब लाइन पढ़ने जा रही हूँ ना बच्चे, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, मैंने आपको पहले से डेट बता दी थी ये तो, कि 26 नवंबर 1949 को हेयर बाय अडॉप्टेड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये अडॉप्ट कर ली गई थी, एंड इनेक्ट द गिवन ओवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया था इसको? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, इसको आपने याद रखना है, 26 नवंबर। मैं डेट फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि इसको कब अप्रूव्ड किया गया था, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है। एक्चुअली 1943 कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इन डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली but formed only of India. It was finally convened in December 1946, but Dr. Rajendra Prasad as the president between the December 1946 and November 1949. So 300 members meet regularly to draft the Constitution of India, and with vision of the free India should be democracy. So Dr. B.R. Ambedkar, father of the Indian Constitution. Who is the father of Indian Constitution? That question also arises so many times, ठीक है। Who is the father of Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar, ठीक है। The father of Indian Constitution was the chairman of the drafting committee. कौन थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इट टुक अराउंड 3 years and after a lot of deliberation approved 26 December 19
1949 को ये अप्रूव्ड हो गया था। तो आपको सिर्फ ये डेट यहाँ पे बताएगी, बट मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है, नॉट इन योर बुक, ठीक, ओके, बट डिटेल में बताना इसलिए जरूरी था कि फर्दर क्लासेस में क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये चीजें बहुत पूछी जाएंगी। हु इज अ फादर। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक का है लेट अस स्टडी सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, that have been incorporated to achieve our national goal given in preamble। कैसे अचीव किया national goal? The founding father of Indian constitution tried to incorporate the principle of cherished by the leader of freedom struggle। They tried to adopt the best feature of constitution। क्या किया इंडिया ने? हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने सारे जो पॉइंट्स हैं वो खुद के अपने थे, नहीं, उन्होंने कुछ अडॉप्ट भी किए हैं, ठीक है, कुछ अडॉप्टेड हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं हमारे संविधान में जो बाहर से लिए गए हैं। दे आल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के, ये देखो ना, दे ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड एटसेट्रा। कुछ कंट्रियों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना, उन्होंने अडॉप्ट किए। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन है गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट is a combination of good features of several constitution. The need and aspiration of the people have been translated into ideas and rules of the constitution। नीड्स एंड एस्पायरेशन, नीड्स जो हमारी ज़रूरतें थी उस चीज़ की, ठीक है, लोगों को प्रेरणा जो देती थी उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया, ठीक है, ये नहीं नज़रअंदाज नहीं कर दिया उन्होंने, कोई इग्नोर नहीं किया, उन्होंने लोगों की इंस्पायरेशन, लोगों को जो एस्पायरेशन, जो प्रेरणा देने वाली जो ज़रूरतें थी उसको भी बीच में रखा गया, ठीक है, रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, शेड्यूल्ड किया गया, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखा गया, जो दूसरी कंट्रीज़ के अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उनको ऐड किया गया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फीचर्स बोरोड। बोरोड समझते हो, किसी को उधार लिया हमने, ओके, उधार लिए, अच्छे फीचर्स, अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए दूसरों से भी, कुछ चीज़ें हमें उनकी अच्छी लगी तो डीयू में यही पॉइंट्स है आपके कि कौन कौन से फीचर्स हमने कहाँ कहाँ से उठाए। जैसे ब्रिटिश से हमने जो फीचर उठाए वो आपके सामने हैं। ओके, बेकिंग लोकसभा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा स्पीकर, privileges of member of the parliament, constitution head of the state like a queen of UK, आइडियाज ऑफ preambles जो थे ना, दिस आइडियाज ऑफ preamble भी उठाए गए थे, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ हमने बोरो किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया हमने, इसको फेडरल सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे बाद में, ओके, ये सभी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे बच्चे। ये कुछ चीज़ें हमने उठा ली, जैसे अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर प्रोविंसेस नोन एज स्टेट्स, स्टेट्स में बनाए डिवाइड कर दिया गया ना। फिर राज्यसभा, इंडिया इज प्रेजेंट स्टेट, जो राज्यसभा का पॉइंट्स था वो भी, यूनियन ऑफ स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जो यूएसएसआर से लिया गया, कॉन्सेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया, कुछ हैं जो हमने चीजों को बोरो किया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लेट अस नो ब्रीफली डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे अपने। ये फीचर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे आते हैं पेपर में, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फीचर है हमारे पास, द फीचर इज यूनिकनेस, ठीक है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिकनेस। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, वो यूनिक है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसका सबसे चीफ characteristics है ये। The best feature, many existing constitution of the world were modified and adopted to our need and condition, ठीक है। हमने क्या किया, जो जो बेस्ट फीचर्स थे दूसरों से उठाए, ठीक है, बोरो किए, बोरो करके जो वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमने बोरो किया ना, मॉडिफाइड किया, उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया अपने तरीके से, ताकि हमारे लोगों को वो सूट करे, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। उस कंडीशन को हमने उसको ज़रूरतों के हिसाब से उसको चेंज किया। जैसे
हम मतलब चाइनीज़ खाते हैं लेकिन चाइनीज़ इंडियन तरीके से खाते हैं तो हम उसको इंडियन चाइनीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंटल खाते हैं तो हम इंडियन कॉन्टिनेंटल बना देते हैं, उसको बनाते हैं ना। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में यही हुआ कि हमने बाहर से चीज़ों को लिया, पॉइंट्स को लिया और इंडियन तरीके से उसको मॉडिफाइड कर दिया ताकि हमारे इंडियंस सर्वाइव कर सके उस पर। दस द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि हमने सिर्फ जैसे दूध में से मलाई मलाई रखते हैं ना, कि हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को ऊपर से लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट याद करने वाला है। द सेम टाइम द नीड एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल वर आल्सो नॉट इग्नोर्ड। फिर हम वही बात कर रही हूँ कि हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को इग्नोर नहीं किया गया। तो ये यूनिकनेस है, ये बिल्कुल अभिन्न है, अलग रखता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग कर देता है ये चीज़। हम यूनिक हैं, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक माना जाता है। ये हमारी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस? ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये पूरी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड की और सबसे बड़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। लेकिन इसमें थोड़ी सी अब चेंजेस हो गई हैं। अब इसको 22 पार्ट्स में ना करके, मैं थोड़ा, आप ये बुक ओल्ड बुक है तो अब जो नया हमारे पास है इसमें हमारे पास 25 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। दीज आर द 25 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स नहीं है हमारे पास राइट नाउ। हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दीज आर 25 एंड 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स क्या होती हैं? अनुसूचियां। शेड्यूल्स होती हैं अनुसूचियां, आर्टिकल्स होते हैं लेख, और इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा क्योंकि अभी सभी के पास ओल्ड बुक्स हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान मेरे पास भी पुरानी ही बुक थी, पीडीएफ था, तो मैंने उसी से आपको करवाया है। बट मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ कि यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 448 आर्टिकल्स आएगा एंड 12 शेड्यूल्स। बट बाकी वही है कि इट इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंट 2 ईयर, इसको 2 साल लगे, 11 मंथ लगे और 18 डेज टू कंप्लीट इट्स फाइनल ड्राफ्ट। इसके फाइनल ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। नवंबर 26, 1949 आपको पता लग गया ना। बट इट वॉज अडॉप्टेड एनफोर्स्ड, ये तो अडॉप्टेड था, एनफोर्स कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। ओके, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपने कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, किसी ने आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी ने यूपीएससी के एग्जाम्स देने हैं, कोई भी और बैंक, रेलवे, सबके एग्जाम्स देने हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, ये अमेरिका से लिया गया था। ओके, याद है ना पॉइंट, अमेरिका से हमने ये पॉइंट लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके, स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। ओके, नाउ इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डॉक्टर। मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ किसने प्रिसाइड किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बता दी थी कि इसको प्रिसाइड किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन बाद में उसको चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का किसको बना दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बना दिया गया। लेकिन इसी के लिए इसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है, क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, इट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका नेक्स्ट फीचर है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, सख्त भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हम क्यों कहते हैं ये रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रोसीजर एंड फॉर देयर अमेंडमेंट। इसका प्रोसीजर और अमेंडमेंट के कारण, ठीक है, हम इसको बदल भी देते हैं,
जो हमारे लोगों की फैसिलिटीज होती है, तो हम इसको अमेंड करते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होता है? इसमें बदलाव आना। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें बदलाव लेके आते हैं। अगर आप देखिए तो 42 जब अमेंडमेंट हुई थी ना, 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, अमेंडमेंट में क्या था? जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स है ना, जो हमने पढ़े हैं, वो बाद में लेके आए थे हम लोग। स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं थी कि कोई सोशलिस्ट के बारे में, सेकुलर, इंटीग्रिटी के बारे में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट जब हुई थी ना, तब उन्होंने इसको इंक्लूड किया था। अमेंडमेंट होता बदलाव, हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमें लगता है ये चीजें अब अभी नीडेड हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, तो हम उसमें बदलाव कर देते हैं। सो इट इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वन कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली। पर अब हम कहते हैं, अब आप कहोगे, अभी आप बोल रहे हो कि बदलाव हो जाता है, अभी आप कह रहे हो कि जल्दी अमेंड नहीं कर सकते, जल्दी बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही, रिजिड है, हम जल्दी नहीं बदल सकते। इतनी जल्दी नहीं कि आज आपने बोल दिया सबने और बदल गया, ऐसा नहीं होता। ऑन ए कॉन्ट्रेरी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इजिली। कैसे? द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट स्टेबल एंड ग्रांटेड अगेंस्ट हेजिटी चेंजेस। चेंजेस होती हैं बेटा, लेकिन सबकी राय के साथ। लोअर पार्लियामेंट, हायर पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद जाके अमेंडमेंट होती हैं, जब डिसीजन लिए जाते हैं पार्लियामेंट में जाके कि हाँ इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे पीछे जो काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नए नए लॉज आए हैं। ठीक है, नई धाराएं बदली गई हैं, तो ये अमेंडमेंट होती हैं, लेकिन इट्स नॉट रिजिड, मतलब नॉट हाईली मच की, सॉरी, मतलब कहने का मतलब कि रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट्स फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्यों फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि प्रोग्रेसिव है, क्योंकि हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री है हमारी, हम डेवलप कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारी देश की ज़रूरत है, हमें इस कानून को चेंज करना है, इसे बदलना है, तो फिर वो बदला जाता है। एंड हेल्पफुल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वो जब वो नेशन की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो। कीपिंग इन दिस माइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ओके, ये अपने दिमाग में रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इट इज नॉट ओनली ए स्केयर डॉक्यूमेंट, आप ये नहीं कह सकते स्केयर डॉक्यूमेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आपको। ओके, दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बट आल्सो द इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये वो औजार है जिससे हमें मॉडिफाइड करना है, मॉडिफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां मॉडिफिकेशन होती है वहीं इंप्रूवमेंट होती है, वहीं डेवलपमेंट होती है। ओके, डेवलपमेंट के लिए हमें ये जरूरी है। सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना बच्चे, उसमें भी हमारे पास 3 मेथड्स है। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना बच्चे, देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ना बच्चे, वहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स है। द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट? नंबर 1, बाय सिंपल मेजोरिटी। एक तो सिंपल मेजोरिटी के भी हाथ से भी हम अमेंडमेंट कर देते हैं। सर्टेन प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली बी चेंज्ड बाय द पासिंग द अमेंडमेंट बिल। कुछ अमेंडमेंट बिल पास हो जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल उसको पास कर देते हैं। बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी मेंबर्स एंड वोटिंग द बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट के दोनों, आपको पता है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में वोटिंग होती है, वोटिंग होके तो बिल पास हो जाता है। वो होते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, जिसमें सभी सहमत हो जाते हैं, हाँ जी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बिल पास हो गया। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। ओके, सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी। द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वो दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, वो उसको क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए उस पार्लियामेंट में, ये नहीं कि आधे मेंबर प्रेजेंट है, 2/3 होनी चाहिए एंड वोटिंग होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। ज्यादातर स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन, ये क्या है? आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, जब बिल पास हो जाता है, ये स्पेशल मेजोरिटी ने बिल को पास कर दिया, ओके, इन बोथ हाउसेस में पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। नाउ इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर्स, को उसको अप्रूव करना पड़ता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स भी उसको अप्रूव करती हैं, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन होना, ये याद रखना। इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट्स। यानी कि अगर हमारी स्टेट इस समय 28 स्टेट्स है, पता ना आपको, उसमें से आधे मेंबर स्टेट्स के उसको अप्रूव करेंगे तो वो बिल
आगे पास होगा, वो जो अमेंडमेंट होगी, नहीं तो वो अमेंडमेंट नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हमने पहले ही आपको बताया इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमने प्रेम्बल्स में पॉइंट सारे पढ़े हैं ना, ठीक है ना। अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कि इंडिया में क्या है, ठीक है। इसका टॉपिक एक इंडिया करके भी आ जाता है कई बुक्स में, स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिखा हुआ इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया की ये पॉइंट बात तो वही है, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन फर्स्ट पॉइंट है इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज द कंट्री इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। हमें किसी का कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर भाई। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आर डिसीजन, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, कोई बाहर वाला देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे डिसीजंस में। नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज और टर्म्स टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर, वो हमारे इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब उन कंट्रीज का राइट नहीं है, ये हमारे इंडिया का अपना डिसीजन होगा, जो हमारी अपनी स्टेट के लिए अच्छा लगेगा हमारी गवर्नमेंट को, वो नई अमेंडमेंट करेंगी, नए कानून बनाएंगी। अगर किसी को यूनियन टेरिटरी बनाना है तो वो यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, अगर किसी स्टेट को उन्होंने स्टेट ही रखना है या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है, वो हमारा अपना हमारे पार्लियामेंट का डिसीजन होगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर कुछ महीने पहले डिसीजन लिया था, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये हमारा इंटरनल डिसीजन होगा। कोई और कंट्री इंटरफेयर करके नहीं कह सकती भी आप इसको अब यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। India is a socialist state. India is a socialist state because socialism is one of the national goal. ठीक है, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट बिकॉज सोशलिज्म इज वन ऑफ द नेशनल गोल टू बी अचीव्ड। सामाजिक तौर पे रहना, दस इंडिया इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल द फॉर्म, विल टू टेक एस्टैब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट बीइंग अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। हमें सोशलिस्ट रहना है, सामाजिक बन के रहना, हमें अगेंस्ट जाना है एक्सप्लॉयटेशन के, एक्सप्लॉयट नहीं करना, अगेंस्ट एक्सप्लॉयट, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करना। दिस इज अ सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी देश है हमारा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ऑल रिलीजन एंजॉय इक्वल फ्रीडम। आपको मैंने पहले भी बता दिया था, हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, अदरवाइज सेकुलर का क्या मतलब होता है कि कोई रिलीजन नहीं, पर हमारा मतलब ये है कि हमने सब रिलीजन को मानना है, इक्वल फ्रीडम दे रखी है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड फॉर द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। फॉर देयर इज अ स्पेसिफिक राइट फ्रीडम, सबको हक है अपने धर्म को मानने का, पूजा पाठ करने का। ये नहीं कि हम हिंदू है तो हम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, हमारा राइट है जी, हम उसको भी मानते हैं, हम सब भगवान एक है, हम सबको मानते हैं। ऑफ रिलीजन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट, इसलिए इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक धर्म का बंदा हर धर्म को मानता है। हम हर धर्म के त्योहार मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं और बड़े जोशो खरोश से करते हैं, इसलिए इंडिया एक सेकुलर स्टेट मानी जाती है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक, डेमो का मैंने आपको पहले ही बताया था, रूल द पीपल, जो जहाँ पे लोग राज करते हैं, आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स के आधार पे। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इज ए रिपब्लिक। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए रिपब्लिक? बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है, इलेक्टेड बाय हेड अमंग्स द पीपल इन अदर in spite being democracy. England is not a republic because head of the state is hereditary king. क्योंकि जो इंग्लैंड की बात करें वो रिपब्लिक नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि वहां पे तो किंग चला रहा है अभी भी उसको, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। और इलेक्टेड नॉमिनल मेंबर जो हमारे हैं, अगर हम बात करें तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, जो हमारी कंट्री को पूरा रूल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास parliamentary form of government. What is parliamentary form of government? We have a parliamentary form of a government, both the center and the state. In fact, we have adopted the system of the British pattern. In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. कहता है कि पार्लियामेंट्री स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप आ जाता है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव्स का, जो उसको रन करते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर विच होल्ड द ऑफिस सो लॉन्ग एज टू
इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, उसके कॉन्फिडेंस को इंजॉय करना पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, फिर से बता रही हूँ, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट कौन है, अभी अपने ऊपर पढ़ा था, द हेड ऑफ द स्टेट कौन है, दिस इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट। एंड द नॉमिनल हेड इज ए नॉमिनल हेड। क्यों नॉमिनल का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्टेड है, नॉमिनल का मतलब होता है कि वो इलेक्टेड है, उसको लोगों ने चुना है, ठीक है, वो अपने आप से नहीं आया, नॉमिनल है, वो इलेक्टेड है। देयर इज इंजॉय मैनी पावर्स बट इन ए प्रैक्टिस ऑल द पावर एक्सपीरियंस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मेन चलाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर चलाता है हमारी कंट्री को, सारी पावर्स जो है वो काउंसिल किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ओके, बट हेड किसको माना जाता है, प्रेसिडेंट को माना जाता है। इट्स नॉमिनल हेड, वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, बट ही एंजॉय मैनी पावर्स, काफी पावर्स को एंजॉय भी करता है, बट प्रैक्टिस ऑल द पावर, पर उस पावर काम कौन करता है, उस पावर के ऊपर, उस पावर के ऊपर जो एक्सरसाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, हु इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये दो क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। नाउ फेडरल एंड द यूनिटरी, व्हाट इज फेडरल एंड द यूनिटरी, ठीक है, फेडरल एंड द यूनिटरी, ये जो पार्ट है फेडरल एंड द यूनिटरी पार्ट 3 सिस्टम, हो गया फिनिश, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक